हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च महीने के जो फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं उन्हें एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मार्च के फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। साथ ही गाइस आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। कैटेगरी आप देख सकते हैं स्कीम्स, एमओयूज, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, अपॉइंटमेंट, ऑपर्चुनिटीज और भी कई सारी कैटेगरी इसमें अवेलेबल है। तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और उसके बाद अगर आप इन क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ये भी हमारी 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। When is the जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1 मार्च। आपको जानना चाहिए कि हर साल 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को ऑर्गेनाइज करता है जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। सबसे पहली बार 1 मार्च 2014 को ये डे मनाया गया था। तो इस बार अब ये 10th एनिवर्सरी है इसकी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की 2024 में। और थीम रहा है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। आपको जानना चाहिए 1 मार्च को ही वर्ल्ड सी ग्रास डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसका थीम है हेल्दी सी ग्रास, हेल्दी प्लेनेट। साथ ही आपको जानना चाहिए 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स वर अनाउंस्ड बाय PM फॉर द गगनयान प्रोग्राम ऑन February 27? 27 फरवरी को गगनयान कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्री नामितों की घोषणा की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 4। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 सिलेक्टेड जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कि हमारे देश की जो मेडन स्पेस फ्लाइट है जो अगले साल होने वाली है, जिसे आप गगनयान के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके लिए ट्रैवल करेंगे, तो उनको जो है पेश किया है देश के सामने। तो ये 4 कैंडिडेट्स हैं। ग्रुप कैप्टन्स प्रशांत बालकृष्णन नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। चारों ही ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के। बाकी आप जानते हैं राकेश शर्मा ये फर्स्ट एंड ओनली इंडियन है जो कि स्पेस में ट्रैवल किए हैं। 1984 की ये बात है जब रशियन स्पेस क्राफ्ट से गए थे। इनके अलावा 2 इंडियन अमेरिकन्स, एक कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी स्पेस में गई हैं नासा मिशन पर। अच्छा, अब ये 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं, इनमें से कोई एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी साल के अंत में जाएगा नासा मिशन के जरिए। बाकी के जो 3 हैं वो गगनयान मिशन के लिए जो है रेडी रहेंगे। आपको बता दें गगनयान मिशन अगले साल के लिए प्रस्तावित है ना, और 3 एस्ट्रोनॉट्स में जाएंगे। अब कौन से 3 होंगे इन चारों में से ये भी डिसाइड नहीं है, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, ये जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं इन्हें PM नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है 4 शक्ति। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 मेजर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 1800 करोड़ रुपए है, इन्हें भी इनोग्रेट किया है। पहला है SLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, इसको इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में लॉन्च किया गया। ट्राइसोनिक विंड टनल, इसको VSSC तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। अब थोड़ी सी हम गगनयान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गगनयान मिशन जो मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि ह्यूमन स्पेस मिशन, इसको भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले लॉन्च किया जाएगा, फिर उन्हें समुद्र में उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जाएगा। और ऐसा करने वाला जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा मिशन, भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत यूनियन, US और चाइना ऐसा कर चुके हैं। गगनयान को 2018 में अप्रूव किया गया था और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 90 बिलियन रुपीस। हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये 2022 में लॉन्च होना था। आपको जानना चाहिए भारत ने ये भी अनाउंस किया है कि हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन तैयार करेंगे और 2040 तक कोई एस्ट्रोनॉट को हम मून पर भी भेजेंगे। इसरो ने व्योम मित्र भी हाल ही में पेश किया है।
व्योमित्र संस्कृत वर्ड है स्पेस फ्रेंड का, मतलब व्योमित्र मतलब स्पेस फ्रेंड। ये फीमेल ह्यूमनॉइड है जिसे कि स्पेस में इस साल के अंत में भेजा जाएगा। विच गल्फ कंट्री हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम FATF's फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट? किस खाड़ी देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है UAE। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड अरब अमीरात को जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी जो ग्रे लिस्ट है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वॉच लिस्ट जिसे ग्रे लिस्ट भी कहते हैं, तो इसमें उन कंट्रीज़ को डाल दिया जाता है जहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है हुआ है, ठीक है, या इसमें थोड़ा लिप्त पाए गए हैं, ठीक है, या इन्होंने इस मैटर में जो है अच्छा कार्य नहीं किया है, तो उनको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो अब UAE को उस लिस्ट से बाहर कर दिया है। FATF के बारे में आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी G7 ग्रुप के इनिशिएटिव पर, और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है। साल 2001 में इन्होंने अपना दायरा और बढ़ाया, फिर ये टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए भी ये कार्य करते हैं। मतलब टेररिज्म फाइनेंसिंग में जो जहाँ पर कोई देश अगर लिप्त पाया जाता है तो उसको लिस्ट में डाल देते हैं, फिर कई तरह के सैंक्शन भी उस पर लग जाते हैं। अच्छा, साल 2000 से ही FATF 2 लिस्ट तैयार करता है। एक तो है FATF ब्लैक लिस्ट जिसे ऑफिशियली आप कहेंगे कॉल फॉर एक्शन, दूसरी है FATF ग्रे लिस्ट जिसे आप कहेंगे अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शंस। FATF का हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है, 40 मेंबर्स हैं इसमें। एलिसा डे एंड्रा मेड्राजो FATF प्रेसिडेंट है। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म? किस संस्था ने निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IIT मद्रास। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने IIT मद्रास द्वारा डेवलप किए गए इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। This platform will act as a one-stop shop for the startups to seamlessly access venture capitalists and investors network, government schemes, and several other components of their startup landscape for all stakeholders. तो इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट भी मिल सकेंगे, मतलब इन्वेस्टर्स से आपके जो है मीट हो सकेगी। IIT मद्रास ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए YNOS वेंचर इंजन के साथ पार्टनरशिप की है। NICDC and which IIT recently signed an MOU to collaborate on the assessment of location optimality for the National Industrial Corridor Development Program NICDC और किस IIT ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए सर्वोत्तम स्थान के आकलन पर सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है IIT दिल्ली। आपको जाना चाहिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NICDC और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो कि IIT दिल्ली के तहत आता है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत इस तरह की लोकेशन देखी जाएगी जहां पर ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जा सके ताकि जो PM गतिशक्ति फ्रेमवर्क है उसको आगे बढ़ाया जा सके। The collaboration marks an important move towards using advanced technology and research to strengthen India's industrial infrastructure. This will also help both the organizations leverage each other's strength in their respective domains. What is the total amount of the official development assistance loan committed by government of Japan for the 9 projects in India? भारत में 9 परियोजनाओं के लिए जापान सरकार द्वारा प्रतिबद्ध आधिकारिक विकास सहायता ऋण की कुल राशि क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है जापानीज येन 232.209 बिलियन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन कमिट किया है भारत के लिए, भारत में 9 प्रोजेक्ट्स के लिए। इनकी वैल्यू है जापानीज येन 232.209 बिलियन। ये जो लोन असिस्टेंस दिया जा रहा है ये तेलंगाना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड, हरियाणा, राजस्थान, कोहिमा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए दिया जा रहा है। Which organization recently signed a power usage agreement with Jammu and Kashmir Power Corporation Limited for 300 मेगावाट सोलर पावर? हाल ही में किस कंपनी ने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा SJVN लिमिटेड। आपको जाना चाहिए SJVN लिमिटेड ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से एक पावर यूजेज एग्रीमेंट साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ।
इसके तहत जो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ये 300 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी प्रोवाइड कराएगा जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। कहाँ से? जो अंडर कंस्ट्रक्शन 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट है राजस्थान, यहाँ से। विच स्टार्टअप डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैनहोल क्लीनिंग रोबोट कॉल्ड होमोसेप एटम? किस स्टार्टअप ने होमोसेप एटम नामक भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सोलिनास। देखिए, इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक या फिर मैनहोल क्लीनिंग रोबोट ये हाल ही में जो है अपना कार्य करना शुरू कर दिया है इसने, जिससे कि स्वच्छता अभियान को जो है मजबूती मिली है। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, यानी कि जो मनुष्य अपने आप साफ करते हैं, ठीक है, तो उससे जो है कई हद तक निपटारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है होमोसेप एटम। इसको डेवलप किया गया है स्टार्टअप सोलिनास के द्वारा, जो कि IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है। Who won the Best Male Actor Award at the Screen Actors Guild Awards? स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, सिलियन मर्फी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपेनहाइमर के बारे में। इसे बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन मोशन पिक्चर अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? 30th स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2024, जो कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुए हैं। अच्छा, लीडिंग एक्टर सिलियन मर्फी को जो है सिलियन मर्फे को लीडिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला है, और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड गया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। तो सिलियन मर्फी हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, बेस्ट मेल एक्टर। लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं लिली ग्लैडस्टोन फॉर किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। वहीं डावाइन जोए डेंडोल्फ ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं। टीवी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, द बियर, इसे बेस्ट इंसेंबल इन अ कॉमेडी सीरीज अवार्ड दिया गया है। जेरेमी एलन वाइट को बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज दिया गया है। एयो एडेबेरी को फीमेल एक्टर अवार्ड दिया गया है इसी कॉमेडी सीरीज कैटेगरी में। सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा सीरीज असेंबल दिया गया है। पेड्रो पैस्कल को बेस्ट मेल एक्टर इन ड्रामा सीरीज दिया गया है, और एलिजाबेथ डेबिकी को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज दिया गया है। वहीं बारबरा स्ट्रेसैंड को SAG लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। The RBI has cancelled the license of which state-based सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? RBI ने किस राज्य स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुमेरपुर पाली राजस्थान स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने 23.30 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर पर। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नोबल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश पर। वहीं RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पर। Which country did India replace to become the third largest profitable region for HSBC in 2023? 2023 में HSBC के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चाइना। देखिए, अगर हम हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSBC की बात करें, तो भारत में इसने जो इसका प्रॉफिट है वो 25% तक इंक्रीज़ हुआ है, जिससे इसका ओवरऑल प्रॉफिट $1.5 बिलियन पहुंच चुका है दिसंबर 2023 तक। इसी के साथ भारत ने अगर जो है प्रॉफिट के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया। यदि हम HSBC का प्रॉफिट की बात करें अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है, तो भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर हांगकांग है, उसके बाद फिर UK है। अच्छा, 2022 में इसका प्रॉफिट जो $1.2 बिलियन था। वेयर डिड द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टेक प्लेस? 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित हुई? सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा, पुणे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 जो कि एक एनुअल जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस है, जिसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ये हाल ही में पुणे इंटरनेशनल सेंटर की मदद से जो है आयोजित की गई। इसका थीम रहा जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। आपको जानना चाहिए, जो इसका इनॉग्रल सेशन था, ये थीम था इसके लिए प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन साउथ एशिया, और इसकी अध्यक्षता की गौतम बम्बावाली ने। With whom has IRCTC collaborated to deliver pre-ordered meals via its e-catering portal? IRCTC ने अपने e-catering पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर किए गए भोजन को वितरित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्विगी। देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने
बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि स्वी फूड्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो प्री ऑर्डर्ड मील्स हैं उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। पायलट बेसिस पर अभी 4 रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। तो जो भी ट्रेन पैसेंजर्स हैं वो अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से, अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और स्विगी के माध्यम से ये उन तक पहुंचाया जाएगा। श्रीहर्षा मजेठी ये CEO हैं स्विगी के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए? सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस AM खानविलकर या अजय मानिकराव खानविलकर। देखिए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर ये नए लोकपाल होंगे हमारे देश के। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अपॉइंट किया है। इनके साथ ही 6 मेंबर्स और अपॉइंट हुए, जैसे जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये तीनों ही जुडिशियल मेंबर होंगे। और जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैं, पंकज कुमार हैं, अजय तिर्की हैं, ये नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे, यानी कि 3 जुडिशियल मेंबर हो गए, 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स हो गए। लोकपाल की जो अपॉइंटमेंट्स होती है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एक 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होती है, उनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। ये जो 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है इसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है। अब जो ये अपॉइंटमेंट्स की गई हैं इसमें 3 जुडिशियल हैं और 3 नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट हैं। हालांकि अभी भी 2 वैकेंसीज रहती हैं, क्योंकि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके तहत 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। लोकपाल चेयरपर्सन और मेंबर्स ये 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर 70 साल की एज तक, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। फर्स्ट लोकपाल चेयरपर्सन थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, मार्च 2019 में नियुक्त किए गए थे, और मई 2022 में रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद से ही फॉर्मर झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती ये लोकपाल चेयरपर्सन के तौर पर कार्य कर रहे थे। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011 ये पार्लियामेंट द्वारा 17 दिसंबर 2013 को पास किया गया था, और राष्ट्रपति की मंजूरी 1 जनवरी 2014 को मिली थी। ये एक्ट इफेक्टिव हुआ 16 जनवरी 2014 को। अच्छा, अब तक केवल एक ही बार अमेंड हुआ है 2016 में। लोकपाल जो टर्म है ये डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा दिया गया था 1963 में। फर्स्ट जन लोकपाल बिल ये एडवोकेट शांति भूषण द्वारा 1968 में प्रपोज किया गया। ये दोनों फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त जो है इस्टेब्लिश किया था, मतलब राज्य स्तर पर लोकायुक्त हो गया और लोकपाल हो गया सेंट्रल लेवल पर। और उड़ीसा पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त एक्ट को पास किया था। कर्नाटक का जो लोकायुक्त है सबसे पावरफुल लोकायुक्त माना जाता है भारत में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके, चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर पूछ ले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू एयर स्ट्रिप एंड जेटी एट अगालेगा आइलैंड इन विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मॉरिशस। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ इन्होंने जॉइंटली अगालेगा आइलैंड जो कि मॉरिशस में है, यहाँ एक नई एयर स्ट्रिप और सेंट जेम्स जेटी को इनोग्रेट किया है। मॉरिशस की अगर हम बात करें, इसे स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल पोर्ट लुइस है और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। Which shipyard manufactured India's first hydrogen fuel cell ferry that was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी? किस शिपयार्ड ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का निर्माण किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कोचिन शिपयार्ड। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को लॉन्च किया है कोची में। इस वेसल को मैन्युफैक्चर किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और ये सर्विस के लिए अवेलेबल रहेगी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है ये 24 मीटर लॉन्ग है और 50 पीपल को ये एकोमोडेट कर सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आप सभी जानते हैं केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और कुछ भी पोल्यूशन इससे नहीं होता है क्योंकि प्योर वाटर जो है ये रिलीज़ करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिक्किम के फर्स्ट रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी रैंगपो में।
और ये सीवॉक रैंकपुर रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सीवॉक आपको बता दें वेस्ट बंगाल में है। ड्यूरिंग विच पीरियड इज़ द कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 28 फरवरी से 6 मार्च। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशंस एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। इसका मकसद है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जो यूथ है, ठीक है, तो उनको अवेयरनेस लाना कि वोट की क्या पावर है और आप वोट ज़रूर दीजिए। 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये चल रहा है। तो कई ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करें, यही इस कैंपेन का मोटो है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। स्वयं आप सभी जानते हैं एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और कई तरह के फ्री ऑनलाइन कोर्सेस आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साल 2017 में की थी। स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। वेयर वर द 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वशोरैट्स कंडक्टेड बाय डीआरडीओ? डीआरडीओ द्वारा वशोरैट्स के 2 सफल उड़ान परीक्षण का आयोजित किए गए। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चांदीपुर उड़ीसा। देखिए, डीआरडीओ ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या आप कहें वशोरैट्स मिसाइल के सक्सेसफुली पूरे किए हैं उड़ीसा कोस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। अच्छा, जो ये वशोरैट्स है ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ के द्वारा। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिनी ये हाल ही में गोवा से और पोर्ट लुइस मॉरिशस के लिए यात्रा पर निकली है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, क्योंकि ये फर्स्ट एवर ट्रांसोनिक शॉर्टी है जो कि इंडियन वुमेन द्वारा की जा रही है, वो भी डबल हैंडेड मोड पर। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ठीक है, इस जर्नी में शामिल हैं। सशस्त्र सीमा बल ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बेंगलुरु बेस्ड यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी के साथ, ये भी आपको जानना चाहिए। ऑफरिंग वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ इट्स सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजाइंड इन इंडिया टैबलेट अनवील्ड बाय एपिक फाउंडेशन? एपिक फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले भारत में डिजाइन किए गए टैबलेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मिल्की वे। देखिए, एपिक फाउंडेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने फर्स्ट डिज़ाइंड इन इंडिया टैबलेट लॉन्च किया है एजुकेशनल नीड्स के लिए, जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, और इसको VVTN मीडियाटेक CoreOver.ai के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मिल्की वे टैबलेट। भारत GPT भी है इसमें और भाषिनी भी इनबिल्ट इसमें दिया गया है। आपको जानना चाहिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL, इसने इंडिया का फर्स्ट ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस लॉन्च किया है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, इसने चैट विद RTX AI चैटबॉट लॉन्च किया है। विच पेलोड अबॉर्ड आदित्य L1 मिशन डिटेक्टेड कोरोनल मास इजेक्शंस? आदित्य L1 मिशन पर किस पेलोड ने कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। देखिए, एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं जो इंडिया का मेड इन सोलर मिशन आदित्य L1 है, इस पर इन्होंने हाल ही में कोरोनल मास इंजेक्शन कोरोनल मास इजेक्शंस को डिटेक्ट किया है, इसके इम्पैक्ट को डिटेक्ट किया है, ऐसा इसरो ने कंफर्म किया। तो जो पेलोड है इसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये एक एनर्जी और मास एनालाइजर है जिसे सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के मेजरमेंट के लिए लगाया गया है। आपको बता दें इसमें 2 सेंसर है, पहला है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब यानी कि स्वीप, और दूसरा है सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर यानी कि स्वीकार। देखिए, जो ये कोरोनल मास इजेक्शन है, इसका मतलब है जो सन की कोरोना होती है ना, वहाँ से कुछ मैग्नेटिक आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन कुछ निकलते हैं, ठीक है, उनका प्रभाव अर्थ पर भी देखने के लिए मिलता है, तो उन्हीं का पता लगा है इसने। द डेटा कलेक्टेड बाय
PAPA, developed by the Space Physics Laboratories and Avionics entity of the Vikram Sarabhai Space Center, revealed the occurrence of CME events, notably on December 15, 2023 and during February 10, 11, 2024। तो जो ये कोरोनल मास इजेक्शंस हैं इसका पता लगाया गया है 15 दिसंबर को और 10-11 फरवरी को। आदित्य L1 आप सभी जानते हैं PSLV C57 रॉकेट से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा 2 सितंबर को। Which agency won 3 awards at the 14th annual Aegis Graham Bell Awards? 14वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में किस कंपनी ने 3 पुरस्कार जीते? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सी डॉट। देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट, इसने 3 अवार्ड जीते हैं। कहाँ? 14th एनुअल एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स न्यू दिल्ली में। किसके लिए? अपने इंडियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड इनोवेटिव टेलीकॉम सॉल्यूशंस के लिए अलग कैटेगरीज में। तो पहला अवार्ड इसने गूगल इंडिया के साथ शेयर किया, कैटेगरी रही इनोवेशन इन एआई फॉर इट्स पायनियरिंग ASTR प्रोजेक्ट। दूसरा अवार्ड है कैटेगरी इनोवेशन इन सोशल गुड फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशन। और तीसरा अवार्ड है इनोवेशन इन टेलीकॉम कैटेगरी के लिए फॉर इट्स क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। विचुअल कंपनी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पार्टनर रोड शो इन आबू धाबी। हाल ही में किस तेल कंपनी ने आबू धाबी में अपना पहला वैश्विक रोड शो आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपको जाना चाहिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है और इसने हाल ही में फर्स्ट एवर ग्लोबल पार्टनर रोड शो जिसका नाम रहा कॉन्फ्लुएंस वेयर एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी कन्वर्स, इसे आबू धाबी UAE में लॉन्च किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जानते हैं, चेयरमैन MD रंजीत रथ है, हेडक्वार्टर्स नोएडा में। हालांकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आसाम में है, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में। तो जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वही हेडक्वार्टर्स कहलाता है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM एंड विच एजेंसी साइंड MOU टू सपोर्ट रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और किस एजेंसी ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नाबार्ड। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, तो इनको नाबार्ड की जो स्कीम्स हैं जिनके लिए एलिजिबल हैं तो वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। नाबार्ड के चेयरमैन है साची केवी, हेडक्वार्टर्स मुंबई, आप सभी जानते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइन MOU फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन आयुर्वेदा। भारत और किस देश ने आयुर्वेदा में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा थाईलैंड। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ थाईलैंड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में जिसके तहत ये आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित एक एकेडमिक कोलैबोरेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। The MOU will facilitate the exchange of experts for research and training programs, academic and technical activities, and conducting research, exchange of information technologies, and best practices of traditional medicine. साथ ही आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS न्यू दिल्ली ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और दिस MOU will bring forth the overview of Ayush service sector and will serve the continuation of academic cooperation and collaboration with RIS. RIS आपको बता दें एक पॉलिसी रिसर्च ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत आता है। How many eminent personalities were elected as Academy Fellows by the संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी द्वारा कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अकादमी फेलो के रूप में चुना गया? सही आंसर ऑप्शन ए है 6। देखिए जो जनरल काउंसिल है संगीत नाटक एकेडमी, इन्होंने सर्वसम्मति से 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को एकेडमी फेलोज यानी कि एकेडमी रत्न के लिए चुना है। इनका नाम है विनायक केडेकर, R विश्वेश्वरन, सुनैना हजारीलाल, राजा एन राधा रेड्डी, दुलाल रॉय एंड DP सिन्हा। और आपको बता दें केवल 40 लोगों को एक बारी में दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोगों को। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रेयर ऑनर होता है जो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा दी जाता है।
जो जनरल काउंसिल है इन्होंने 92 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स के लिए, यानी कि एकेडमी पुरस्कार के 2022-23 के लिए। साथ ही काउंसिल ने 80 यंग आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया है संगीत नाटक एकेडमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 2022-23 के लिए। आपको बता दें ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है इसमें 25,000 रुपये दिए जाते हैं। जो एकेडमी अवार्ड्स हैं ये 1952 से ही दिए जा रहे हैं। एकेडमी फेलो में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहीं एकेडमी अवार्ड्स में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। विच टू महारत्न CPSE entities received which two Maharatna CPSE entities recently signed a joint venture agreement for setting up an ammonium nitrate plant through surface coal gasification technology? हाल ही में किन दो महारत्न CPSE संस्थाओं ने सतह कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, CIL एंड BHEL। देखिए कंट्री की जो टॉप की महारत्न CPSE एंटिटीज़ हैं कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी रूट को अपनाकर अमोनियम नाइट्रेट प्लांट सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा लखनपुर एरिया, जो कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड उड़ीसा के तहत आता है। और यहाँ पर 2000 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पर डे जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। आपको जाना चाहिए SJVN लिमिटेड ने हाल ही में 100 मेगावाट का एक रागानिस्टा सोलर पावर स्टेशन कमीशन किया है बनासकांठा गुजरात में। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स डेवलप करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड एग्रीमेंट विद 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर बेसिन मैनेजमेंट ऑफ हाउ मेनी रिवर्स? जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है 6। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनाई गई थी सरकार द्वारा। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। किस लिए? फॉर बेसिन मैनेजमेंट ऑफ 6 रिवर्स। ठीक है, और दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च की, मॉनिटरिंग की और टेक्निकल नॉलेज गैदर की, ठीक है, वो इन इंस्टीट्यूशंस को दी गई है। इसमें अलग अलग IITs भी हैं, NIT है और NTTRI है। और रिवर्स कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड पेरियार। हु रिसेंटली लॉन्च द कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी इन इंडिया? हाल ही में भारत में कोयला रसद योजना और नीति किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रहलाद जोशी। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, इन्होंने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के द्वारा नई दिल्ली में। तो इसका मकसद यही है कि जो रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें 14% तक का रिडक्शन आए और जो एनुअल कॉस्ट सेविंग है वो 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। आपको जाना चाहिए भारत सरकार का ये मकसद है कि 2030 तक 1.5 बिलियन टन्स कोल हम प्रोड्यूस करें। इन विच कंट्रीज रेन फॉरेस्ट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक स्पीसीज द ग्रीन एनाकोंडा डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स? शोधकर्ता द्वारा किस देश के वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजाति ग्रीन एनाकोंडा की खोज की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, इक्वाडोर। देखिए अमेज़न में रिसर्चर्स ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्नेक स्पीसीज जो कि ग्रीन एनाकोंडा है इसको डिस्कवर किया है। स्पेसिफिकली बात करूँ तो इक्वाडोर के रेन फॉरेस्ट में 20 फीट लॉन्ग है, यानी कि 6.1 मीटर लॉन्ग रेप्टाइल है ये। Which state government has signed an MOU with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to boost the startup ecosystem? किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। आपको जानना चाहिए बिहार गवर्नमेंट और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI ने एक MOU साइन किया है ताकि राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सके। कुछ और राज्य की न्यूज़ एक साथ कवर कर लेते हैं यहीं पर। इंडियन आर्मी ने स्टेट हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वीमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है मणिपुर में। तेलंगाना असेंबली ने यूनानिमसली हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसके तहत राज्य में हाउस होल्ड कास्ट सर्वे किया जाएगा
ताकि सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। इस तरह से तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ, बिहार के बाद जिसने कास्ट बेस्ड हेड काउंट शुरू किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन से संबंधित है। इसे इनिशिएट किया गया है मेदांता फाउंडेशन के द्वारा। वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया ए कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में हीमोफीलिया ए F8 की कमी के लिए जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण का आयोजित किया गया। देखिए कि ये क्वेश्चन और जो इससे अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी आपका एग्जाम हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। देखिए भारत ने हाल ही में फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया ए F8 डेफिशिएंसी इसको कंडक्ट किया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में। देखिए F8 या फैक्टर 8 आप कहें, ये एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है जिसे एंटी हेमोफिलिक फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उससे जो हमारा ब्लड क्लोटिंग है ना उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस तरह का डिसऑर्डर होता है ये हेमोफीलिया ए। तो इसके लिए एक जीन थेरेपी का जो है ट्रायल किया गया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में। हु इज़ द फर्स्ट पेशेंट डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री यूजिंग इंडिजीनियस CAR-T सेल थेरेपी इन इंडिया। भारत में स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग करके कैंसर मुक्त घोषित होने वाले पहले मरीज कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, VK गुप्ता। देखिए एक पेशेंट भारत में पहले ऐसे पेशेंट बन गए हैं जो इंडिया की जो CAR-T सेल थेरेपी है इसको प्राप्त करके जो है कैंसर फ्री हो गए हैं, यानी कि उनका कैंसर ट्रीटमेंट किया गया है CAR-T सेल थेरेपी को यूज़ करके भारत में। आपको बता दें हाल ही में जो भारत के ड्रग रेगुलेटर है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इस सेल थेरेपी को अप्रूव किया गया था। पेशेंट का नाम है डॉक्टर कर्नल VK गुप्ता, दिल्ली बेस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने थेरेपी ली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में केवल 42 लाख रुपये देकर, वरना अगर ये विदेश वगैरह में जाते तो 4 करोड़ रुपये तक इसमें लग जाते। CAR-T सेल थेरेपी एक टाइप की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग के माध्यम से पेशेंट की जो T सेल्स हैं उनको इस तरह से किया जाता है कि वो कैंसर सेल्स को अटैक करें। T सेल्स जो है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी को मदद करती है। तो इस CAR-T सेल थेरेपी में क्या होता है, जो T सेल्स हैं वो पेशेंट की बॉडी से बाहर ले लिए जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है लेबोरेटरी में, और उनमें एक स्पेशल प्रोटीन जो है रखा जाता है जिसे बोलते हैं सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि CER। उसके बाद दोबारा जो ये T सेल्स हैं पेशेंट में जो है इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये जो T सेल्स हैं ये जो कैंसर सेल्स हैं उन पर अटैक करते हैं। अक्टूबर 2023 में CDSO मतलब जो हमने पहले बात की ड्रग रेगुलेटर, इसने नेक्स्ट CAR-19 जो कि फर्स्ट इंडिया से डेवलप्ड CAR-T सेल थेरेपी है इसके कमर्शियल यूज़ को अप्रूव कर दिया था। नेक्स्ट CAR-19 इसको डेवलप किया गया है इम्यूनो ACT द्वारा जो कि एक कंपनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा इसको सपोर्ट प्राप्त है। और ये जो थेरेपी है ठीक है ये B सेल कैंसर्स को भी जो है ट्रीट करती है जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। विच टीम क्लिंच्ड द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 टाइटल। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुनेरी पल्टन। आपको जानना चाहिए 2023-24 प्रो कबड्डी लीग जो कि इस कबड्डी लीग का 10वां सीजन था, ये हाल ही में संपन्न हुआ और फाइनल में पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर अपना मेडन टाइटल जीता है, यानी कि पहला खिताब जीता है हैदराबाद में। टॉप स्कोरर आशु मलिक रहे दबंग दिल्ली के 276। मोस्ट टैकल पॉइंट्स ईरान के मोहम्मद रज़ा को मिले पुनेरी पल्टन से। मोस्ट सक्सेसफुल रेड भी आशु मलिक और मोस्ट सक्सेसफुल टैकल भी ईरान के मोहम्मद रज़ा। वेयर इज़ अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 3। आपको जानना चाहिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहले थाईलैंड द्वारा प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साल 2013 में। उसके बाद जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 20 दिसंबर 2013 को, जिसमें यह कहा गया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है, जिसे साइट्स भी बोलते हैं, इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी 3 मार्च 1973 को। अच्छा, वर्ल्ड हियरिंग डे ये भी हर साल 3 मार्च को ही मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। What is the theme of the National Safety Week celebrated from March 4th to March 10 this year? इस वर्ष 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। आपको जानना चाहिए नेशनल सेफ्टी डे, ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा साल 1971 से ही 4 मार्च को मनाया जा रहा है। इस साल नेशनल सेफ्टी वीक का जो थीम है वो सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस है। नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जा रहा है। तो नेशनल सेफ्टी डे हो गया 4 मार्च, और अगर हम वीक की बात करें तो 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जा रहा है। अच्छा, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की अगर हम बात करें, इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 4 मार्च 1966 को सेटअप किया गया था टू जनरेट, डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलंटरी मूवमेंट ऑन सेफ्टी, हेल्दी एंड एनवायरनमेंट एट द नेशनल लेवल। आपको ये भी जानना चाहिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये 4 मार्च को लाइनमैन दिवस मना रहा है। इस बार 2024 में 4th एडिशन है इस लाइनमैन दिवस का, और इसका थीम रहेगा सेवा, सुरक्षा, स्वाभिमान। व्हाट इज़ द इंडिया मलेशिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज कॉल्ड? भारत मलेशिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है समुद्र लक्ष्मण। देखिए, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संपन्न हुई। भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप केल्टन और मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियन शिप KD लकीर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये 3rd एडिशन रहा इस एक्सरसाइज का। हाउ मैनी सेमीकंडक्टर यूनिट्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.26 लाख करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर सेटअप बाय द यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 1.26 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के स्टैब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स इन इंडिया स्कीम। देखिए, जो ये प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया है, इसको नोटिफाई किया गया था 21 दिसंबर 2021 को। टोटल आउटले कितनी रही थी? 76,000 करोड़। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जून 2023 में यूनियन कैबिनेट ने जो माइक्रोन का जो प्रपोजल था, जिसके तहत ये सरंद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करना चाहती है, इसको अप्रूवल मिल गया था। तो अब इसके अलावा अब 3 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को अप्रूव कर दिया गया, तो टोटल 4 हो जाएंगी। पहले 3 देख लेते हैं कौन सी है। तो पहली है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेटअप करेगा अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को ताइवान के साथ मिलकर डोलेरा गुजरात में। दूसरा है टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करेंगे मोरीगांव आसाम में। तीसरा है CG पावर, ये रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापान एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करेगा सरंद गुजरात में। Which nation recently launched a remote sensing and imaging satellite called Pars-1 into orbit from Russia? हाल ही में किस देश ने रूस से Pars-1 नामक रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ईरान। आपको जानना चाहिए ईरान ने हाल ही में Pars-1 जो कि एक रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है रशिया से। तो इस सैटेलाइट को ले जाया गया रशियन रॉकेट सुयस के द्वारा। वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम एक जगह है यहाँ से। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वॉज फाइंड रुपीज़ 5.49 करोड़ फॉर वायलेशंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाय विच एजेंसी? किस एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। देखिए, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, इसने 5.49 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को वायलेट किया है। ऐसा कहा गया कि कुछ इलीगल मनी
इस बैंक के माध्यम से जो है ट्रांसफ़र की गई है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है और 18 नवंबर 2004 में इसको सेटअप किया गया था और ये रिपोर्ट करता है डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं या करती हैं। हु टॉप्ड इंडियन एक्सप्रेस टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ऑफ 2024 लिस्ट। इंडियन एक्सप्रेस की 2024 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ऑफ 2024 लिस्ट को जारी किया है। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी है, दूसरे पर अमित शाह है, तीसरे पर मोहन भागवत है, चौथे पर DY चंद्रचूड़ हैं, पाँचवें पर S जयशंकर, फिर योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, JP नड्डा 9वें पर, 10वें पर गौतम अडानी और 11वें पर मुकेश अंबानी। हाउ मच इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स क्रिएटेड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड? सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव की कुल राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 84,560 करोड़ रुपए। देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, इन्होंने हाल ही में 84,560 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल हैं इनको अप्रूव कर दिया है। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे अलग अलग तरह के। तो इसमें जो है न्यू जनरेशन एंटी टैंक माइंस, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, हैवी वेट टॉर्पेडोज, मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस और फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, ये सभी जो है बाय किए जाएंगे। Which regulatory body in India recently reconstituted the expert committee on the implementation of the Indian accounting standards? भारत में किस नियामक संस्था ने हाल ही में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IRDAI। देखिए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने हाल ही में कहा है कि जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये 13 मेंबर की कमेटी है और इसकी अध्यक्षता करेंगे मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ IRDAI। इसमें चेयरमैन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ ICAI भी होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया भी होंगे, CGM एंड HOD ऑफ IRDAI's एक्चुरियल डिपार्टमेंट, ये सभी इसमें रहने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ IRDAI है, यह है राजीव कुमार सिन्हा। तो यही इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। Which private company built the moon lander named Odysseus that was launched by SpaceX Falcon 9 rocket? किस निजी कंपनी ने Odysseus नामक चंद्रमा लैंडर बनाया है जिसे SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंट्यूटिव मशीन्स। देखिए, SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने अपनी उड़ान भरी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा US से, और यहाँ पर इसने एक Odysseus नामक मून लैंडर को भी अपने साथ ले गया, ठीक है, जिसने बनाया है इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा। तो इसका जो लैंडर है उसका नाम है नोवा-C, ठीक है। तो सैटेलाइट है ओडिसियस, मून पर जा रही है और लैंडर का नाम है नोवा-C। तो अगर ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला है पहला प्राइवेटली लेड मिशन होगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, नासा ने हाल ही में अपनी एक फ्लाइंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया है फिलीपींस से, DC-8 इसका नाम है, और लगभग 8 घंटे की फ़्लाइट ये ले रही है पर डे, ठीक है। और उसमें जो भी पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी डेटा है उसको कलेक्ट कर रही है। मतलब एयर पार्टिकल्स को ही कलेक्ट कर रही है, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, पोल्यूशन से संबंधित है मेनली। अच्छा, SpaceX ने इंडोनेशिया के जो टेलकोमसेट STS-113BT सैटेलाइट है, जिसे मेरापुती 2 कहते हैं, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। इंडिया साकेत माइनेनी एंड राम कुमार रामनाथन क्लिंच द डबल्स टाइटल एट विच टेनिस टूर्नामेंट? भारत के साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने किस टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु ओपन। देखिए, बेंगलुरु ओपन टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो भारत के साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन, इन्होंने डबल्स टाइटल जीत लिया है। माइनेनी और राम कुमार ने फ्रेंच पेयर कॉन्स्टेंटिन कोजमाइन और मैक्साइम जेनवियर को हराया है फाइनल में। बाकी आपको जानना चाहिए, जो स्टेफेनो नेपोलिटेनो है इटली के, इन्होंने मैन सिंगल्स टाइटल जीता है।
तो मेंस का ही ये टूर्नामेंट रहा। बाकी आप जानते हैं हाल ही में इंडिया के सुमित नागल ने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता था चेन्नई ओपन 2024 में। लूका नार्डी को हराया था इन्होंने इटली के। How many souvenir coins were launched by the Union Finance Minister during the Foundation Day celebration of SPMCIL? SPMCIL के स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कितने स्मारिका सिक्के लॉन्च किए गए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL का जो 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है इसको ज्वाइन किया और इस मौके पर इन्होंने 3 सोवेनियर कॉइन्स लॉन्च किए हैं। पहला है इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया संबंधी जिसपे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो बना है। दूसरा है बायोमेट्रिक क्लेड सोवेनियर कॉइन इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। तीसरा है कलर्ड सोवेनियर कॉइन ऑफ रामलला एंड अयोध्या राम मंदिर। SPMCIL की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। 13 जनवरी 2006 को इनकॉर्पोरेट इसको किया गया था। इसमें इसकी 9 यूनिट्स हैं, 4 मिंट्स हैं, 4 प्रेसेज हैं और एक पेपर मिल भी है। बाकी आप जानते हैं करेंसी, बैंक नोट्स और सर्कुलर एंड कम्युनिटी कॉइन्स, मेडलियंस, ये सब ये बनाती है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आशा किराना स्कीम? किस राज्य सरकार ने आशा किराना योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया इन्होंने आशा किराना आई केयर एट योर डोर स्टेप इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि घर घर जाकर आई केयर फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट आई टेस्ट किया जा सके। अंडर दी आशा किराना program comprehensive eye care services including doorstep eye checkups, diagnosis and treatment including distribution of spectacles and cataract will take place। कर्नाटक की बात करते हैं, कैपिटल बेंगलुरु के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अच्छा, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह इन्होंने हाल ही में CM जन आरोग्य योजना लॉन्च की है ताकि लोगों को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर। ठीक है, तो इस तरह से त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है जिसने इस तरह की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सभी लोगों के लिए लॉन्च की है। Who has been appointed as the managing director and World Bank Group chief administrative officer by the World Bank Group? विश्व बैंक समूह द्वारा प्रबंध निदेशक और विश्व बैंक समूह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है वेंकाई जैन। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने वेंकाई जैन को मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक ग्रुप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत आती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स देती हैं और आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो 5 ऑर्गेनाइजेशंस इसके तहत जो आती हैं वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो फर्स्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें कलेक्टिवली आप वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। Government of India has declared Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir as an unlawful association for what period under the Unlawful Activities Prevention Act 1967? भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत किस अवधि के लिए जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 years। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है 5 साल के लिए अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। साथ ही गवर्नमेंट ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर सुमसी फैक्शन एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर बर्ड्स फैक्शन इनको भी अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया है 5 साल के लिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। What is the name of the international alliance that will be set up by the Union Environment Ministry based in India that aims at protecting tigers? उस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नाम क्या है जिसे भारत स्थित केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा जिसका उद्देश्य बाघों की रक्षा करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए यूनियन कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्टैब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही रहने वाला है और 2023-24 से 2027-28 तक यानी कि 5 साल के पीरियड के लिए इसका जो बजट रहेगा वो 150 करोड़ रुपए का रहेगा। देखिए इसमें 7 बिग कैट्स कवर की जाएंगी, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। इन 7 में से जो 5 हैं वो भारत में पाए जाते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, इसका मतलब प्यूमा एंड जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते।
पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टाइगर डे 2019 में इस अलायंस से संबंधित एक चर्चा की थी। फिर दोबारा जब 9 अप्रैल 2023 को हमने इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 50वीं सालगिरह मनाई, तब भी इसको जो है तब इस चर्चा की गई और फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया। तो अब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। बाकी आप जानते हैं टॉप टाइगर स्टेट्स की अगर हम बात करें टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। टॉप स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ पर परसेंटेज बड़ी है टाइगर पॉपुलेशन की, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड शफीकुर रहमान बर्क रिप्रेजेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? शफीकुर रहमान बर्क ने संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, समाजवादी पार्टी। आपको जानना चाहिए सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश संभल शफीकुर रहमान बर्क, इनका हाल ही में निधन हो गया है 94 की एज में। ये इंडिया के ओल्डेस्ट एमपी रहे जब तक जीवित रहे और संभल से 2019 में 5वीं बार ये एमपी के तौर पर चुने गए। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। मार्टिन ब्रायन मलरोनी, ये 18th प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के 1984 से 1993 तक। 84 की एज में इनकी निधन हो गया है। राजा वेंकटप्पा नायक, ये सीनियर कांग्रेस एमएलए रहे कर्नाटक के सुरपुर से। इनका भी बेंगलुरु में हाल ही में निधन हो गया। आपको जानना चाहिए सीनियर कांग्रेस लीडर अजीज कुरैशी, इनका भी हाल ही निधन हो गया 83 की एज में। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के गवर्नर के तौर पर कार्यरत रह चुके थे। What is the estimated cost of the approved procurement of more than 200 BrahMos supersonic cruise missiles and associated equipment? 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की अनुमोदित खरीद की अनुमानित लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 19,000 करोड़ रुपीस। दी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत 200 से ज़्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड एसोसिएट इक्विपमेंट को प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए और टोटल कॉस्ट रहेगी 19,000 करोड़ रुपए की। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी जानते हैं इंडिया रशियन जॉइंट वेंचर है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है, मतलब ब्रह्मोस को प्रोड्यूस करता है जिन्हें सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक की स्पीड पर मैक की स्पीड प्राप्त कर सकती है, यानी कि साउंड की स्पीड है उसकी 3 गुना। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ अतुल दिनकर राणे हैं। वेयर इज द वंतारा प्रोजेक्ट लोकेटेड? वंतारा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। आप सभी जानते हैं चर्चा में भी है आजकल अनंत अंबानी, जो कि डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। इन्होंने अपना एक प्लान रिवील किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है, गुजरात में है और ये जो है लार्जेस्ट जू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर होने वाला है ग्लोबली, जैसे ही फुली अपना ये फंक्शनल करने लगेगा। इसका नाम है वंतारा, यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। 3000 एकड़ में है। रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ही है, ठीक है, जैसे कि ग्रीन बेल्ट ऑफ गुजरात बोला जाता है। द इनिशिएटिव इज बैक्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन एंड प्लान्स टू सर्व एज अ रिफ्यूज फॉर मिसट्रीटेड, हार्म्ड एंड एट रिस्क एनिमल्स। तो खासकर ये एलिफेंट्स के लिए है, ठीक है, उनके रेस्क्यू से संबंधित। एलिफेंट्स के अलावा और भी जो एनिमल्स होते हैं मेजर कैटेगरी या फिर माइनर कैटेगरी, ठीक है, सब इसमें उनको रेस्क्यू किया जाएगा। जैसे कोई चोट लग गई, ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो सबको रेस्क्यू यहाँ पर किया जाएगा। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन कंटिजेंट विन एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन थाईलैंड? थाईलैंड में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन डी है, 3। आपको जानना चाहिए इंडियन कंटिजेंट ने अपना कैंपेन एंड कर दिया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि पटाया थाईलैंड में संपन्न हुआ। भारत ने यहाँ पर 18 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल्स हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं और 11 ब्रोंज मेडल्स हैं। अगर हम इंडियन गोल्ड मेडल्स की बात करें, गोल्ड मेडल विनर्स की बात करें, तो प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में। सुहास ललिनाकरे यतिराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी में। कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल्स HH6 कैटेगरी में। वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम ओवरऑल मेडल टैली की बात करें तो भारत 30वें नंबर पर रहा है और मेडल टैली पर टॉप पर चाइना रहा।
साथ ही हाल ही में आर्चरी एशिया कप 2024 भी संपन्न हुआ है बगदाद इराक में। यहाँ भारत ने 14 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। वेयर वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन एम्फीफोड पारायाले ओडियन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम बहरामपुर यूनिवर्सिटी। बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्री एम्फीफोड की नई प्रजाति पारायाले ओडियन की खोज कहाँ की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चिल्का लेक। देखिए, उड़ीसा की जो बहरामपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ के रिसर्चर्स ने एक जो मैरीन एम्फीफोड, जो कि एक श्रिम्प लाइक क्रोस्टेशिया होता है फेरियल जीनस का, इसकी नई स्पीसीज डिस्कवर्ड की है राज्य के चिल्का लेक से। चिल्का लेक आप जानते हैं एशिया की बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है, ठीक है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में। और इस नई स्पीसीज़ का नाम रखा गया है पारायाले ओडियन, जो उड़ीसा की जो नेटिव लैंग्वेज है उड़िया, उसके नाम पर। साथ ही आपको ये जानना चाहिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक नई मैरीन स्पीसीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग, जैसे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से डिस्कवर किया गया है, इसका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। ये जो स्पीसीज़ है ये मेलानोक्लैमिस जेनेस से बिलोंग करती है और इसका नाम रखा गया है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो बर्ड फ्लू है यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये अंटार्कटिका पर भी पहुंच चुका है और अब जो पेंगुइन्स हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर खतरा रहेगा। तो ये भी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इन्होंने हाल ही में सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडी को डेवलप किया है, जो कि जो ये स्नेक वगैरह होते हैं ना, तो इनका जो पॉइजन होता है, ठीक है, उसको काट सकते हैं मतलब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये चारों ही न्यूज़ साइंस जो है वाइल्ड लाइफ से संबंधित हैं, साइंस से संबंधित हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण रहती हैं ये भी एग्जाम के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए, ताइवान है। आपको जानना चाहिए, भारत और ताइवान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी से संबंधित, जिसके तहत जो इंडियंस हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं ताइवान में, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा वहाँ पर मूव करना, वहाँ पर कार्य वगैरह देखना, क्योंकि ताइवान में जो है वर्कर्स की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन या फिर एग्रीकल्चर हो। ताइवान जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, कैपिटल ताइपेई है, प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। Which one of the following is not one of the portals launched by the Ministry of Information and Broadcasting? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टलों में से एक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी है, डिजिटल इंडिया पोर्टल। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 4 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम है प्रेस सेवा, नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स, ट्रांसपेरेंट इम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम, और चौथा है नेविगेट भारत। ठीक है, इनका एम है टू स्ट्रीमलाइन मीडिया रिलेटेड सर्विसेज अंडर इट्स एम्ब्रेला। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें तो प्रेस सेवा पोर्टल की अगर हम बात करें, इसे डेवलप किया गया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट के तहत, और इसका मकसद रहेगा जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको आसान करना। दूसरा है नेविगेट भारत पोर्टल, यानी कि नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वीडियो से संबंधित है। इसे न्यू मीडिया विंग द्वारा बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। ये एक यूनिफाइड बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर वीडियोज़ हैं गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट रिलेटेड और सिटीजन वेलफेयर ओरिएंटेड मेजर्स हैं उनसे संबंधित। तीसरा है नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स। इट हैज़ बीन डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल केबल ऑपरेटर्स फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल रजिस्टर। चौथा है ट्रांसपेरेंट इम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम, टेम्पेस्ट आप इसे कह सकते हैं। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन which provides comprehensive 360-degree media and communication solutions to ministries, departments, etc. Till which date has the RBI has extended the interest equalization scheme for pre and post shipment rupee export credit? RBI ने प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 30 जून 2024। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसे 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है।
इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे ही दिया था इसके एक्सटेंशन के लिए, और एडिशनल एलोकेशन भी दिया था इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का दिसंबर में। अच्छा, इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस स्कीम में क्या होता है, बेसिकली ये स्कीम है एक्सपोर्ट से संबंधित, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने से, ताकि भारत से जो लोग हैं वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक्स द्वारा, ठीक है। और बैंक उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लोन वगैरह देते हैं, ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें सामान को। तो उसमें जो है इंटरेस्ट भी उनको जो है कम मिलता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं मिलता, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन पड़ता है, तो ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो ये बैंक फिर जो है ये पैसा किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, ठीक है। मतलब कागज़ वगैरह दिखा के कि हमने इतने इतने लोगों को दिया है, तो उसके बाद फिर आरबीआई इसका भुगतान करती है। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो बेसिकली एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने से संबंधित है। प्री एंड पोस्ट शिपमेंट, यानी कि शिपमेंट से पहले भी आपको फाइनेंस की सुविधा होगी, वो भी दी जाएगी, और शिपमेंट के बाद भी जो आपको पैसा चाहिए होगा वो भी आपको दिया जाएगा, ताकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सके यहाँ से। एट विच पोजिशन हैज़ इफ्को बीन रैंक्ड इन द 12th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट? 12वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में इफ्को को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू 12th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, जिसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा रिपब्लिश किया गया है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को, ये टॉप कोऑपरेटिव रही है अमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पहली पोजीशन इसने प्राप्त की। अगर हम 300 कोऑपरेटिव एजेंसीज की बात करें तो उनमें इफ्को पहले नंबर पर है। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, और अगर हम ओवरऑल टर्नओवर की बात करें तो 97 पोजीशन इसकी पिछले साल थी, और अब इसकी रैंकिंग हुई है 72nd। इफ्को के एमडी एंड सीईओ उदय शंकर अवस्थी हैं, और स्थापना 3 नवंबर 1967 हुई थी, न्यू दिल्ली में स्थित है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 हैज़ द आरबीआई इशूड इंस्ट्रक्शंस परमिटिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की किस धारा के तहत आरबीआई ने सार्वजनिक परिवहन भुगतान के लिए प्रीपेड भुगतान उपकरणों की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है सेक्शन 18। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक, नॉन बैंक मैनेज्ड जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है अलाउ कर दिया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर भी उनका यूज़ किया जा सकता है। और ये इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। 2021 में जो ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे संबंधित मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई द्वारा इशू की गई थी, ठीक है। साल याद रखिएगा 2021। अब देखिए जो डायरेक्शंस होती हैं ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसे पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित आरबीआई ने कब अपनी डायरेक्शंस यूज़ की थी, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित ये सभी, तो इसके हिसाब से, इस डायरेक्शन के हिसाब से जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस फैसिलिटीज एटसेट्रा अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड देयरिन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आप जैसे पेटीएम यूज़ करते हैं, उसमें जो वॉलेट होता है ना, मनी वॉलेट, तो उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो उतने का ही आप जो है वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, पर उन्हें निकाल तो नहीं सकते ना आप पैसे को, ठीक है, केवल उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें अगर हम पीपीआईज दैट रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल ऑथराइजेशन बिफोर इशुएंस आर क्लासिफाइड अंडर 2 टाइप। 2 तरह की होती हैं, स्मॉल पीपीआईज और फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआई की अगर हम बात करें, ये बैंक्स या फिर नॉन बैंक्स द्वारा इशू की जाती है आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पीपीआई होल्डर। मतलब जैसे पीपीआई चाहिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसकी पूरी मिनिमम डिटेल लेने के बाद बैंक या एनबीएफसी इशू करते हैं। तो ये केवल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ होती हैं। और दूसरी देखें, फंड्स ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल फ्रॉम सच पीपीआईज इज नॉट परमिटेड, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है फुल केवाईसी पीपीआईज आर इशूड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द नो योर कस्टमर ऑफ द पीपीआई होल्डर। तो केवाईसी कर दोगे तो वो फुल केवाईसी पीपीआई बन जाता है। दीज पीपीआईज आर यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फंड ट्रांसफर और कैश विड्रॉल। Which bank collaborated with the Central Economic Intelligence Bureau to launch the automated search portal for antecedent verification?
किस बैंक ने पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए स्वचालित खोज पोर्टल लॉन्च करने के लिए केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल बनाया है, ठीक है, ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या फिर जो ऐसे बोरोवर्स हैं जिन्होंने इस तरह का लोन लिया हुआ है या फिर जो लोग लोन लेना चाहते हैं, तो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को लोन चाहिए, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड एक बार चेक किया जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पहले जो इसने लोन लिया वो चुका है या नहीं चुकाया है, ठीक है, या फिर हम किसी न्यू कस्टमर को देना चाह रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी इस पोर्टल पर मिल जाएगी। अगर हम सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस मैंडेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द कंसर्न एजेंसीज इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं सबके कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अक्षयकल्प ऑर्गेनिक signed an MOU with for financing small holder dairy farmers in कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना? अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ने कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में छोटे धारक डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ओह माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन गलत फिल्म हो गया ना, चलिए खैर मैं इसको सही कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन और ऑप्शन जो है एक जैसे फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमन एरर है, मेरी तरफ से ही इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऑप्शन में या तो कुछ और डालता इसमें या फिर ऊपर अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ये इसको ना यहाँ पर डालता है ना। चले खैर कोई नहीं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अक्षयकल्प ऑर्गेनिक इसने एक MOU साइन किया है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के जो 1500 स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। द पार्टनरशिप विल सी BII एक्सटेंड गारंटीज फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग अक्षयकल्प ऑर्गेनिक स्मॉल होल्डर फार्मर्स हु आर टिपिकली आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल लैंडिंग इकोसिस्टम। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बैंक वगैरह से लोन नहीं ले पाते हैं, हिचकते हैं, या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है सहायता दी जाएगी। दिस कमिटमेंट इज़ मेड थ्रू BII 200 million euro climate innovation facility announced by the UK government and COP26. Which organization has Power Finance Corporation partnered with for a 200 million euro financing facility? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 200 मिलियन यूरो की वित्त पोषण सुविधा के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है SEC। देखिए जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसने एक पार्टनरशिप साइन की है SEC के साथ, जो कि इटली का एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, ताकि यहाँ से फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्राप्त हो सके। ठीक है, और इस तरह से जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है इंडिया में जिसने SEC के साथ इस तरह का पार्टनरशिप की है। PFC के CMD परमिंदर चोपड़ा है। साथ ही आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23 मिलियन US$ का लोन अप्रूव कर दिया है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में फिनटेक एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने यहाँ पर रिवीजन पर्पज से आपको बता दिया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड आकाशा एयर एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? किस मंत्रालय ने आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आकाशा एयर को डिजिग्नेटेड इंडियन एयर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। इससे अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह भी अपनी ऑपरेट कर सकता है। पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट इसकी चालू हुई मुंबई और दोहा के बीच में। ठीक है, और जो पहली वैसी इसने लोकल फ़्लाइट चलाई थी वो 7 अगस्त 2022 को चलाई थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से जो एयरलाइन है उसके पास 20 प्लेन तो होने ही चाहिए, ठीक है, अगर वो इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करना चाहती है। फिलहाल आकाशा एयर के पास 23 B737 मैक्स एयरक्राफ्ट है इसकी फ्लीट में। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं या कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है शहबाज शरीफ। देखिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दूसरी बार, ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN, और इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके साथ।
शहबाज ये 24 प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अब पाकिस्तान के। इससे पहले अप्रैल 2022 से 2023 अगस्त तक ये इस पद पर कार्यरत रह चुके हैं। शरीफ तो है नाम में, लेकिन आपको बताइए शरीफ होते नहीं ये लोग। पाकिस्तान के जो न्यू पार्लियामेंट है, इन्होंने स्पीकर इलेक्ट किया है सरदार अयाज सदीक को। एक्चुअली ये जो मैंने स्पीकर वाली लाइन लिखी है खासकर एसएससी वालों के लिए लिखी है। एसएससी वालों को काफ़ी मतलब एक रहता है, आप समझ सकते हैं क्या कह रहा हूँ मैं, अंदर मतलब उन्हें ये रहता है कि आस पड़ोस की कंट्री में जो है ज़्यादा घुसना है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो ये भी पूछ देंगे कि वहाँ के स्पीकर कौन बने। ठीक है, अब देखते हैं आप वर्ड से क्वेश्चन एसएससी पूछता है जनरल अवेयरनेस के, नेपाल के, भूटान के। ठीक है, तो इसलिए एसएससी वालों के लिए है कि स्पीकर जो है पाकिस्तान के कौन बने हैं। भाई पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं इस्लामाबाद कैपिटल है, करेंसी पाकिस्तानी रूपी है, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट लेड। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक कुलाशेखरापट्टनम नामक कोस्टल विलेज में इंडिया का जो सेकंड स्पेस पोर्ट है इसकी आधारशिला रखी है। 986 करोड़ रुपए की फैसिलिटी ये बनने जा रही है और 24 लॉन्चेस पर ईयर यहाँ से किए जा सकते हैं इसरो के द्वारा। इसी मौके पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RH-200 को भी लॉन्च किया। आपको जानना चाहिए ये जो कुलाशेखरापट्टनम है ये कुछ एडवांटेज देता है इसरो को, इसलिए इस साइट को चुना गया है क्योंकि यहाँ से जो है ना जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनको साउथवर्ड लॉन्च ट्रैजेक्टरी प्राप्त होती है जो कि आसपास कहीं भी इलाके में इनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट्स को यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है कि यहाँ पर साउथवर्ड ट्रैजेक्टरी प्राप्त होती है अगर आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। आपको बता दें 1971 से ही इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है इसको अपने प्राइमरी लॉन्च साइट के लिए जो है यूज़ कर रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए तमिलनाडु के ही तूतुकुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल लॉन्च किया है। इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड की फर्स्ट विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो कि मध्य प्रदेश के जो उज्जैन सिटी है यहाँ पर जंतर मंतर है, यहाँ पर 85 फीट हाई टावर पर इंस्टॉल की गई है इस विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को। और ये जो क्लॉक है ये जो गवर्नमेंट जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है इसकी बगल में ही है। ये जो क्लॉक है ये टाइम दिखाएगी अकॉर्डिंग टू एंशियंट वैदिक हिंदू पंचांग। आपको जानना चाहिए जो उज्जैन है काफ़ी लंबे समय तक टाइम कैलकुलेशन का एक सेंटर रहा है। साथ ही उज्जैन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी होकर गुजरता है। उज्जैन को महाकाल का शहर कहते हैं, महाकाल सिटी। अच्छा, ये जो क्लॉक है ये इंडियन पंचांग कैलकुलेशन पर बेस्ड है और प्लानिटरी पोजीशंस, मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड प्रेडिक्शंस भी ये शो करती है। इसके अलावा ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम GMT को भी इंडिकेट करेगी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में ही साइबर तहसील सिस्टम को लॉन्च किया है 55 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। Who has become the first woman sniper of Border Security Force BSF? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुमन कुमारी। आपको जानना चाहिए सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो कि हिमाचल प्रदेश से आती हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बन गई हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एन 8-week कोर्स एट इट्स इंदौर बेस्ड सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्मामेंट एंड वारफेयर स्किल्स। BSF आपको जानना चाहिए कि एक जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश उसको सिक्योर रखता है और ये वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1965 उसके बाद इसे रेस किया गया था ताकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भारत की बढ़ सके। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी कहते हैं BSF को। नितिन अग्रवाल BSF के डायरेक्टर जनरल हैं। Which Indian was awarded honorary knighthood by Britain's King Charles III
ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स III द्वारा किस भारतीय को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है सुनील मित्तल। आपको जानना चाहिए भारतीय इंटरप्राइजेस फाउंडर एंड चेयरमैन सुनील मित्तल ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन बन गए हैं जिन्हें ऑनररी नाइटहुड नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है किंग्स चार्ल्स III के द्वारा। और रीजन रहा है इंडिया यूके बिजनेस रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। An honorary knighthood is one of the highest honors granted by the British sovereign to civilians conferred upon foreign nationals in recognition of their exceptional contributions. Which player made the record of the fastest century in T20 international cricket history? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है जैन निकोल लॉफ्टी एटन। देखिए नामीबिया के जैन निकोल लॉफ्टी एटन इन्होंने फास्टेस्ट T20 100 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मेंस क्रिकेट में और नेपाल के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 33 बॉल्स में इन्होंने अपनी T20 100 पूरी की और इससे पहले रिकॉर्ड नेपाल के कुशाल मल्ला के नाम था जिन्होंने 34 बॉल पर बनाया था। क्रिकेट से संबंधित आपको एक और न्यूज जाननी चाहिए। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर नील वैगनर इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। Who has been appointed as the new CEO for India by the World Gold Council? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा भारत के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है सचिन जैन। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को अपना नया CEO नियुक्त किया है और इससे पहले डी बियर्स में कार्य कर चुके हैं। डी बियर्स भी एक गोल्ड कंपनी है और इस पोजीशन पर मिस्टर जैन सोमा सुंदरम PR को सक्सीड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसके ऑफिसेज भी हैं भारत में, चाइना में, सिंगापुर में, UAE में और US में। डेविड हर्कवेल इसके प्रेसिडेंट हैं और डेविड टेट CEO हैं। आपको जानना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद और भारत ज़्यादातर जो अपना इंपोर्ट करता है गोल्ड वो स्विट्जरलैंड से करता है। What type of visa has दुबई introduced for Indians? दुबई ने भारतीयों के लिए किस प्रकार का वीजा पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5-year मल्टीपल एंट्री वीजा। आपको जानना चाहिए दुबई ने 5-year मल्टीपल एंट्री वीजा इंट्रोड्यूस किया है इंडियंस के लिए जिसके तहत जो इंडियन नेशनल्स हैं वे दुबई में 5 साल तक जो है मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है और हर बार जब भी रुकेंगे तो 90 दिन तक रुक सकते हैं। ठीक है 180 डेज जो है 1 साल में मैक्सिमम रुक सकते हैं। अच्छा इसमें ये बताया है कि इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने भी ऐसा ही एक वीज़ा वेवर प्रोग्राम इंडियंस के लिए लॉन्च किया था जिसमें 15 दिन वो बिना वीज़ा के रुक सकते हैं। Who has been appointed as the chairman and independent director of PayU Payments Private Limited? PayU Payments Private Limited के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है रेणु सूद करनाल। PayU Payments Private Limited जो कि एक फिनटेक आर्म है ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप्स प्रोसेस की, इन्होंने रेणु सूद करनाथ को अपना चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। PayU आपको जाना चाहिए नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ऑनलाइन मर्चेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कराती है और इसका हेडक्वार्टर्स हूफडॉर्फ में है। Which country has recently declared a health emergency due to rapidly increasing cases of dengue fever? डेंगी फीवर। हाल ही में किस देश ने डेंगी बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है पेरू। देखिए पेरू में गवर्नमेंट ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है क्योंकि यहाँ पर डेंगी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, ये तो आप जानते होंगे। पेरू की बात करते हैं, कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है। और एक और इमरजेंसी वाली न्यूज़ देख लेते हैं। हैती की जो गवर्नमेंट है इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुआ है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एरियल हेनरी, ठीक है, तो इनको हटाने के लिए जो है कुछ ग्रुप्स यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ पर झड़प काफ़ी गंभीर। हैती की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल है पोर्ट एयू प्रिंस और करेंसी है हैतिन गौडे। What percent growth did the Indian economy register during the October-December quarter of the financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? सही आंसर ऑप्शन सी है 8.4%। आपको जानना चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
NSO ने इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है उसको इस साल के लिए 7.6% जो है बढ़ा दिया है। लास्ट मंथ 7.3% इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। साथ ही 2022-23 के लिए जो ग्रोथ एस्टिमेट है उसको स्केल डाउन किया है, ठीक है। 7.2% पहले बताया था, 7% अप कर दिया है। 2021-22 के लिए जो है रेस कर दिया है, 9.1 से बढ़ाकर 9.7% बताया है। ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए की अगर हम बात करें तो ये 6.9% इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और लास्ट ईयर का जो जीवीए ग्रोथ है उसको 6.7% कर दिया है, पहले 7% बताया था। और जीडीपी ग्रोथ जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स रहे हैं इस साल के, ठीक है, उसे 8.2% एंड 8.1% बताया है। साथ ही जो थर्ड क्वार्टर रहा अक्टूबर से दिसंबर 2023 का, उसे 8.4% बताया है। जीवीए ग्रोथ जो थर्ड क्वार्टर में रही है वो थोड़ा सा 6.5% रही है, ठीक है। और क्वार्टर फर्स्ट में 8.2% रही थी, क्वार्टर 2 में 7.7% रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 0.8%, ठीक है, और जबकि सेकेंड क्वार्टर में 1.6% से ग्रो किया था। माइनिंग 7.5% से जो है ग्रो किया है, ठीक है। और अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज़, ये 9% से एक्सपेंड की हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 9.5%, और ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये 6.7%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 11.6% से ग्रो इन्होंने किया है। What is the capacity of the newly inaugurated tug named Ocean Grace? Ocean Grace नामक नव उद्घाटन टग की क्षमता क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 60 टन। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष हैं, इन्होंने 60 टन बोलार्ड पुल टग जिसका नाम है ओशन ग्रेस, इसे इनोग्रेट किया है। साथ ही मेडिकल मोबाइल यूनिट को भी इनोग्रेट किया है। ओशन ग्रेस फर्स्ट मेक इन इंडिया अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग है जिसे डेवलप किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। द मेडिकल मोबाइल यूनिट इज पार्ट ऑफ पोर्ट्स कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, इसका मकसद है कि 2030 तक एटलीस्ट 50% जो टग्स हैं उनको ग्रीन टग में कन्वर्ट किया जाए। अदिति स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन भी है डिफेंस सेक्टर। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX यानी कि अदिति स्कीम, इसको लॉन्च किया है ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजीज को जो है बढ़ावा मिल सके, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन लाया जा सके। और ये लॉन्च हुआ है डेफ कनेक्ट 2024 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। अदिति स्कीम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रांट इन एड प्राप्त होगी 25 करोड़ रुपए तक की, ताकि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कर सकें। अगर हम ओवरऑल बात करें अदिति स्कीम की तो 750 करोड़ रुपए का पूरा परिव्यय रहने वाला है 2023-24 से 2025-26 तक का। और ये IDX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इसके तहत आता है। इसका मकसद है 30 डीप टेक, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज जो है डेवलप करना। इट ऑल्सो इन्वेस्ट्स टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी वॉच टूल टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस and requirements of the modern armed forces and the capabilities of defense innovation ecosystem। अच्छा, इसी दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 11th एडिशन भी लॉन्च किया गया। L&T commissioned India's first Indian built green hydrogen electrolyzer in which state? L&T ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर किस राज्य में चालू किया? सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। आपको जानना चाहिए लार्सन एंड टर्बो, इन्होंने फर्स्ट इंडियनली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर को कमीशन किया है कहाँ पर? AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स हजीरा गुजरात में। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वहीं पर। अच्छा, द इलेक्ट्रोलाइजर विद अ रेटेड पावर कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट एक्सपेंडेबल टू 2 मेगावाट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 नॉर्मल क्यूबिक मीटर पर आवर ऑफ हाइड्रोजन। Who recently won the Goodfellow Classic PSA Challenger Tour title in Toronto, Canada? हाल ही में टोरंटो कनाडा में गुडफेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है अभय सिंह। देखिए, इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं अभय सिंह, इन्होंने गुडफेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर टाइटल जीता है
टोरंटो कनाडा में। फाइनल में इन्होंने एलियट मॉरिस डेवरेट जो वेल्स के हैं इन्हें हराया 3-0 से। इसी के साथ ये इनका 8th PSA वर्ल्ड टूर टाइटल रहा है। अच्छा, एक और अगर हम स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ देखें तो हॉकी इंडिया की जो CEO हैं एलेना नॉर्मन, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। और जो वीमेंस हॉकी टीम की जो हेड कोच हैं जेनिकी शोपमैन, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो कुछ विवाद चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। विच कंपनी हैज़ बीन इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ओवर ₹3 करोड़ ओवर GST रिलेटेड इश्यूज। GST संबंधित मुद्दे पर किस कंपनी में 3 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है बायोकॉन लिमिटेड। देखिए, बायोकॉन लिमिटेड पर 3 करोड़ से ज़्यादा का पेनल्टी लगाई गई है GST रिलेटेड इश्यूज से संबंधित। और कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि 3,03,78,465 करोड़ रुपए की पेनल्टी इन पर लगाई गई है ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस डिविजनल GST ऑफिस बेंगलुरु के द्वारा। अगर हम कुछ न्यूज़ देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IIFL फाइनेंस लिमिटेड को कुछ डायरेक्शंस दी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 45L के तहत इन्हें कहा है कि आप जो है अभी जो गोल्ड लोन दे रहे हैं, ठीक है, इसको अभी रोक दीजिए। हालांकि कार्य करती रहेगी एजेंसी, पर गोल्ड लोन अभी देना आप बंद कर दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो एमलगमेशन होना है, इसको सैंक्शन कर दिया है, ठीक है। और इफेक्टिव कब से होगा? 1 अप्रैल 2024 से। जितने भी ब्रांचेस हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की, वो अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की ब्रांचेस के तौर पर कार्य करेंगी 1 अप्रैल 2024 से। What organizations has the Election Commission partnered with to enhance voter awareness for the upcoming लोकसभा इलेक्शंस? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहायता की है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ टाई अप किया है आगामी लोकसभा इलेक्शंस के लिए। इस एग्रीमेंट के तहत जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैं, इनके मेंबर्स जो हैं या फिर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं या यूनिट्स हैं, ठीक है, वो वोटर्स के लिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी। आपको जानना चाहिए यूनियन रेलवे मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के 100 ईयर्स पूरे होने पर एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है। आपको बता दें ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियंस में से एक है अगर हम रेलवे वर्कर्स की बात करें, और 24 अप्रैल 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। In the 12th edition of the International IP Index released by the US Chamber of Commerce, what is India's rank among 55 countries? US Chamber of Commerce द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स के 12वें संस्करण में 55 देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 42। देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का 12th एडिशन रिलीज कर दिया है। आउट ऑफ 55 कंट्रीज भारत की रैंक है 42। ओवरऑल स्कोर भारत का 38.64 है। यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फिर तीसरे नंबर पर फ्रांस है, चौथे पर जर्मनी है, पांचवें पर स्वीडन है। बस इसमें याद रखिएगा कि जो टॉप 10 है इसमें एशिया से केवल जापान ही शामिल है। और ये बताया गया है कि 20 इकोनॉमीज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है दलजीत सिंह चौधरी। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दलजीत सिंह चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है क्योंकि ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के डायरेक्टर जनरल भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करते हैं, इसे ब्लैक कैट्स बोलते हैं। ये भारत में काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करती है और इसकी स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी और इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा यानी कि ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए IPS ऑफिसर अनुराग अग्रवाल, इन्हें पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड नियुक्त किया गया है। रीसा इज अ ट्राइबल कॉस्ट्यूम ऑफ विच स्टेट विच वॉज रिसेंटली ग्रांटेड GI टैग? रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है
जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा त्रिपुरा। आपको जानना चाहिए त्रिपुरा की ट्रेडिशनल अटायर रीशा, इसे ऑफिशियली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और भी कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। जो चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, इन्होंने जीआई टैग दिया है कटक रूपा तरकाशी को, ये मतलब उड़ीसा से आदि है ये, ठीक है, रूपा तरकाशी। और मजूली आसाम, इन्हें अपने जो मुखा शिल्पों यानी कि मास्क मेकिंग और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स के लिए जीआई टैग मिला है। हैदराबाद के ब्लैक बेंगल्स को भी जीआई टैग दिया गया है। नरसापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन से है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का रतलाम रियावन गार्लिक, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। Where was India's first green hydrogen plant established in the stainless steel sector? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है हिसार। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में इंडिया का फर्स्ट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को इनोग्रेट किया है। साथ ही ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जहां पर रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर की सुविधा है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी विद अ टारगेट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस कंसिडरेबली बाय अराउंड per annum and 54,000 tons of CO2 emissions over next 2 decades. India has stopped the flow of water into Pakistan on the completion of शाहपुर कांडी बैरेज ऑन विच रिवर। भारत ने किस नदी पर शाहपुर कांडी बैराज के पूरा होने पर पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोक दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है रावी रिवर। देखिए, भारत ने हाल ही में जो रावी रिवर पर शाहपुर कांडी बैरेज है, इसको कंप्लीट कर लिया। इसका जो कार्य है, इस तरह से अब जो रावी रिवर का जो फ्लो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 1150 क्यूसेक जो वाटर है वो कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के, यहाँ पर इरिगेशन पर्पस में यूज़ किया जाएगा इस वाटर को। आपको जानना चाहिए कि एक 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें भारत को एक्सक्लूसिव कंट्रोल दिया गया है रावी रिवर, सतलुज रिवर और ब्यास रिवर का। वहीं पाकिस्तान को इंडस, झेलम एंड चिनाब का कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है। पर अब तक क्या हो रहा था, जो रावी रिवर का वाटर है वो पाकिस्तान जा रहा था वाया लखनपुर डैम। 2018 अगर हम दिसंबर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था रावी रिवर पर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया? कौन सा देश हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है निकारागुआ। देखिए, निकारागुआ फर्स्ट नेशन बन गया स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड में जिसने इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया है। तो इससे संबंधित इंडिया और निकारागुआ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हाल ही में साइन किया है, मतलब मेडिसिन रेगुलेशन के संबंध में MOU साइन किया है। अगर हम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात करें, IPC की, तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है। हमारे देश में जो ड्रग्स बनती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है इसके द्वारा, और इसे लीगल स्टेटस प्राप्त है विद इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। जो भी ड्रग्स इंपोर्ट की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं इंडिया में, तो उन सभी को जो IP द्वारा सेट स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, उनके साथ कंप्लाई करना होता है। आपको बता दें जो इंडियन IP है, ठीक है, इसको अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस एंड सूरीनाम में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। निकारागुआ की बात करते हैं, कैपिटल मानागुआ है, करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स चापचारकूट फेस्टिवल? चापचारकूट फेस्टिवल या उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है मिजोरम। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, चापचारकूट जो कि बिगेस्ट फेस्टिवल है मिजोरम का, ये हाल ही में मनाया गया है। ये हर साल मार्च का जो फर्स्ट फ्राइडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और भगवान को धन्यवाद देते हैं झूम ऑपरेशन के लिए, यानी कि जंगल क्लियर जो करते हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। और अगर हम दूसरे फेस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4 दिन तक चलने वाला तवी फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है।
फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड यूपीआई हैंडल इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। देखिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हैंडल लॉन्च किया है ताकि जो डिजिटल पेमेंट ऑफरिंग है वो सभी कस्टमर्स को इन्हेंस हो सके, और इसके लिए इसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। एक्सिस बैंक एक और कारण से चर्चा में रहा, हमने पहले देखा भी था कि हाल ही में 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम को रन करती है, इसने अपना नोडल अकाउंट्स एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात अगर हम करें तो इसने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द्वारा मनी फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज? डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए किस लघु वित्त बैंक ने द्वारा मनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और द्वारा मनी इन्होंने टाई अप किया है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जिसके तहत जो द्वारा मनी का जो स्पार्क मनी प्लेटफॉर्म है इसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, सीईओ अजय कंवल है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, टैगलाइन है पैसे की कदर। व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ नेफ्ट सिस्टम वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 ईयर्स 2014 टू 2023? पिछले 10 वर्षों यानी 2014 से 23 के दौरान एनएफटी सिस्टम में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 700%। वॉल्यूम वाइज की हम बात कर रहे हैं। देखिए जो नेफ्ट सिस्टम है इसने हाईएस्ट ट्रांजैक्शन इन अ डे हाल ही में अचीव किया है, यानी कि एक दिन में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिले हैं 29 फरवरी को, जब 4,10,61,337 ट्रांजैक्शंस नेफ्ट के माध्यम से हुए हैं। आपको बता दें जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम है यानी कि नेफ्ट सिस्टम है, और जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है आरटीजीएस सिस्टम है, इन्हें आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है ताकि जो रिटेल एंड होलसेल पेमेंट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। अच्छा, ये जो है नेफ्ट की अगर हम बात करें तो 24/7 365 बेसिस पर ये कार्य कर रहा है 16 दिसंबर 2019 से ही, और आरटीजीएस भी 24/7 365 बेसिस पर कार्य कर रहा है 14 दिसंबर 2020 से, यानी कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस 10 ईयर्स में जो नेफ्ट सिस्टम है इसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें वॉल्यूम वाइज तो 700% की वृद्धि देखी गई, आरटीजीएस में 200% की वृद्धि देखी गई। अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो नेफ्ट में 670% की वृद्धि देखी गई और आरटीजीएस में 104% की वृद्धि देखी गई है। What immediate action has GM Financial Products Limited been directed to take by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा GM Financial Products Limited को तत्काल क्या कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम डिस्पर्सल ऑफ लोन्स अगेंस्ट IPO। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45L1B के तहत JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप तत्काल प्रभाव से किसी तरह की फाइनेंसिंग या लोन जो आप देते हो अगेंस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको तुरंत रोक दीजिए। ठीक है, हालांकि जो एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट हैं वो प्रॉपर कार्य करते रहेंगे। आपको जाना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि हमने यूनाइटेड अरब अमीरात को जो ग्रे लिस्ट है उससे रिमूव कर दिया है, और UAE के अलावा गिब्राल्टर, बारबाडोस और युगांडा को भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, वहीं केन्या और नामीबिया को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है। हु वॉन द 7th एडिशन ऑफ द रोमेन रोलैंड बुक प्राइज? रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है पंकज कुमार चटर्जी। देखिए पंकज कुमार चटर्जी जो कि बंगाली ट्रांसलेटर हैं स्टालिन के काउच के, ये एक फ्रेंच नोवेल है। ठीक है, स्टालिन के जो फाइनल ईयर्स रहे थे उनके बारे में, तो पंकज कुमार चटर्जी ने 7th एडिशन जीत लिया है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़ का। ठीक है, अच्छा एक ओरिजिनल बुक लिखी गई थी, इसका टाइटल था ले डिवान रे स्टालिन, इसे लिखा था जीन डैनियल बेल्टसेट ने। इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया पंकज के द्वारा और टाइटल रखा गया स्टालिन और डिवान यानी कि स्टालिन्स काउच। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। ये 2017 में रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़ की स्थापना की गई थी फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया के द्वारा, और जो भी फ्रेंच बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से अब ये सेकंड टाइम है जब किसी बंगाली ट्रांसलेटर को ये प्राइज़ मिला है। इनसे पहले 2022 में तिरंजन चक्रवर्ती को भी ये पुरस्कार मिल चुका है।
इन विच कंट्री डिड द फर्टिलिटी रेट हिट अ न्यू लो ऑफ 0.72 इन 2023? 2023 में किस देश में प्रजनन दर 0.72 के नए निचले स्तर पर पहुंच गई? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया की जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और कई न्यूज़पेपर में भी ये कवर हुई है। तो देखिए ऑलरेडी ये वर्ल्ड की लोएस्ट है यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है और अब ये और नीचे पहुँच चुकी है 2023 में। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है 2022 में तो 0.78 थी, वहीं ये गिर कर अब 2023 में 0.72 पहुँच चुकी है, जबकि जो स्टडी पॉपुलेशन के लिए फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पर वुमेन बताई जाती है। अच्छा 2018 से ही साउथ कोरिया इकलौता ऐसा देश है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का ऐसा देश है, OECD में आने वाला ऐसा देश है जिसका जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो 1 है। अच्छा एक और आपको करंट अफेयर जानना चाहिए। जापान की जो इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट हो गई है अब, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने के मिला है और अब जर्मनी से पीछे ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि जापान टेक्निकल रिसेशन में पहुंच चुका है। टेक्निकल रिसेशन मतलब जब 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले किसी देश की GDP में तो उसे रिसेशन बोलते हैं। विद whom did C. sign an MOU to boost India's telecom sector at Mobile World Congress 2024? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में भारत के दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए C. ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है क्वालकॉम। देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C. जो कि एक पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, यहाँ पर क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU साइन किया है टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल फॉस्टर इनोवेशन इन इंडिया एंड सपोर्ट इंडिया बेस्ड डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यूज केसेस। व्हाट इज जेनी? रिसेंटली अनवील्ड बाय गूगल्स डीप माइंड टीम। हाल ही में गूगल की डीप माइंड टीम द्वारा लॉन्च किया गया जेनी क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी एन इंटरेक्टिव 2D वीडियो गेम क्रिएटर। गूगल की जो डीप माइंड टीम है इन्होंने हाल ही में जेनी जो कि एक न्यू मॉडल है कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव 2D वीडियो गेम्स फ्रॉम अ सिंगल इमेज प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, इसको अनवील किया है। समझ रहे हैं आप केवल आपने टेक्स्ट कुछ लिख दिया कि इस तरह का गेम बना दो तो गेम बना कर दे देगा, कोई इमेज आपने दे दी उसका गेम बना कर दे देगा। ठीक है, 2D वीडियो गेम्स बना कर ये दे देगा। तो इस तरह का AI प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द AI मॉडल गर्भिनी GA2 डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। IIT मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद द्वारा विकसित AI मॉडल गर्भिनी GA2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी, डिटरमाइन द एज ऑफ अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, इन दोनों ने मिलकर जो है एज अ पार्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स टिबेट इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने फर्स्ट इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस की जो एज है वो डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, अच्छा इसका नाम रखा गया है गर्भिनी GO2। आपको बता दें जो एक्यूरेट जेस्टेशनल एज है ये ज़रूरी होती है किसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और उसकी जो सही से डिलीवरी हो जाए उसके लिए, मतलब जो फीटस की क्या एज है, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। डिलीवरी का टाइम कितना होगा, है ना, कब डिलीवरी होगी, ये बताने के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में अपना कोई ऐसा AI मॉडल डेवलप किया गया है। अब तक क्या है, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वही यहाँ पर होता है जेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इन्होंने बनाया ये गर्भिनी GA2, तो ये बता देगा कि फीटस की एज कितनी है प्रेग्नेंट वुमेन में 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान। साथ ही आपको जानना चाहिए साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, इन्होंने बनाना सूडो स्टेम्स को जो है इको फ्रेंडली वुंड ड्रेसिंग मटेरियल में कन्वर्ट किया है। जो वुंड हो जाते हैं ना हमारे यहाँ, चोट वोट लग जाती है, तो उसके ड्रेसिंग के लिए बनाना की जो स्टेम्स है उसको यूज़ करेंगे। विच 2 एम्बेसीज को पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग। पहली ब्लू टॉक्स बैठक के लिए किन
2 दूतावासों ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ सहभागीदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है, एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग होस्ट की है न्यू दिल्ली में, और को पार्टनर रहे एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका। लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें 2025 में नाइस फ्रांस में ओशन कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहाँ पर भारत लीड पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। Which Indian state houses the largest population of leopards according to the status of leopards in India 2022 report? भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। आपको बता दें लेपर्ड पॉपुलेशन का ये 5th साइकिल है, ठीक है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको संपन्न किया गया है। इसमें बताया गया कि इंडिया की जो लेपर्ड पॉपुलेशन है ये 13,874 है, और 2018 में ये 12,852 थी। केवल 70% जो लेपर्ड हैबिटेट है उन्हें ही इसमें कवर किया गया है। आपको बता दें जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर स्लाइटली ग्रोइंग पॉपुलेशन देखी गई है लेपर्ड्स की, जहाँ पर 2018 में 8,071 थे, वहीं 2022 में 8822 हो गए हैं। शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स में -3.4% का डिक्लाइन पर एनम देखने के लिए मिला, वहीं लार्जेस्ट ग्रोथ रेट सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिला है 1.5% की। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हाईएस्ट डिक्लाइन देखने को मिला, 2018 में 839 थे, 2022 में 652 बचे। 2018 से 2022 के बीच में 1.08% पर एनम की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की 3907, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। अगर हम टाइगर रिजर्व्स या फिर साइट्स की बात करें जहाँ पर हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन है, तो वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर पन्ना है मध्य प्रदेश, फिर सतपुड़ा है मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए जो 5th साइकिल ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है, ठीक है, ये जो 18 टाइगर स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है। इंडियन लेपर्ड्स यानी कि पैंथेरा पाउडस फुस्को, ये आपको इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तानी कुछ पार्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। लायंस की तरह ही जो लेपर्ड्स हैं ये इंडिया में वेस्ट से आए हैं, मोस्ट लाइकली इथोपिया से। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टिमेट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।